अब अगली जो कहानी होने जा रही है वह है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि में क्या होगा यह भी लिखा है, परेशान नहीं होना है, खाली समझना है। ये क्वेश्चन लिख लिया था सब लोगों ने। अब जो हारी हुई शक्तियां हैं उनके साथ अंग्रेज जो संधि करेंगे उसका नाम क्या है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि सामान्यतः हम लोग साल की दृष्टि से देखें तो 1765, ठीक है। और इस संधि में क्लाइव को बंगाल में फिर से भेजा गया। क्लाइव जा चुका था, 57 से 60 3 साल रहा था, वो चला गया था। तो कंपनी के तरफ से जिस व्यक्ति को दायित्व सौंपा गया है वो व्यक्ति कौन है? क्लाइव। तो क्लाइव दोबारा आएगा भारत इंग्लैंड से, क्योंकि क्लाइव ने ही प्लासी और बंगाल और सब ताना बाना बुना था। तो अंग्रेजों ने कहा भाई देखो, जिस वृक्ष को तुमने लगाया है बंगाल में, अब उससे जितना फल तुमको तोड़ना है वो तुम बेहतर जानते हो, उसका उचित अवसर आ गया है, इसलिए अब तुम जाओ और इलाहाबाद की संधि के प्रावधानों को जिस रूप में चाहते हो उस तरह से तैयार करो। तो कंपनी के तरफ से जो व्यक्ति भूमिका निभाएगा उसका नाम क्या है? क्लाइव। और दो शक्तियां, एक जो मुगल बादशाह हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, क्लाइव और इनके बीच में जो संधि होगी वो 12 अगस्त 1765 और क्लाइव और इलाहाबाद की संधि का दूसरा पक्ष अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, शुजाउद्दौला। यह होगा 16 अगस्त 1765 को, 1765 को। ये 2 तारीख है जब इलाहाबाद की संधि 2 पार्ट में संपन्न की जाएगी। अब जो 12 अगस्त की संधि है ये थोड़ी आसान है और लोग इसी को पढ़ करके इलाहाबाद की संधि समझते हैं, और एग्जाम में पता चलता है कि वो पूछता है जो आप नहीं पढ़ते हैं। कौन सी? 16 अगस्त की, क्योंकि थोड़ा टफ भी है, बाद में है और वहां तक दिमाग लगाने के लोग तैयार नहीं रहते हैं। तो 12 अगस्त में क्या होगा सुनेंगे ध्यान से। ये सारी बातें हम लोग थोड़े से अंश में कर चुके हैं पहले भी। पहली बात ये होगा इसमें कि जो मुगल बादशाह है, जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, अंग्रेजों ने कहा कि अब आप पेंशनर घोषित किए जाते हैं। क्या घोषित होंगे? पेंशनर। अंग्रेजों ने कहा, मतलब कंपनी ने कहा कि आपको व्यक्तिगत खर्च के लिए, किसके लिए? व्यक्तिगत खर्च के लिए कितना दिया जाएगा? 26 लाख रुपए। यह वार्षिक है, प्रति वर्ष। तो 26 लाख रुपए वार्षिक किसके लिए? व्यक्तिगत खर्च। और 53 लाख रुपए दिया जाएगा प्रति वर्ष ये निजामत के लिए। निजामत माने जानते हैं? प्रशासन के लिए। आप लोग नहीं लिखेंगे, सब लिखा हुआ है, केवल एक एक बात समझने पर दिमाग लगाइए। अगर यहां समझ में आ गया तो उसमें जो लिखा है कुछ नहीं है, नहीं समझेंगे फिर भारी पड़ेगा। तो पहली बात की 1765 में मुगल बादशाह क्या घोषित हो गया? पेंशनर। ये हम लोग पहले भी लिखे हुए थे जब हम लोग बादशाह कर रहे थे। और ये भी आप जानते हैं ये कब तक रहेगा? 72 तक। अब 72 तक क्यों रहेगा?
ये फैक्ट अभी आगे है। जब हम लोग मराठा पेशवा माधवराव पढ़ेंगे तो सब ये कहानी आएगी। फिर हमने क्या कहा कि 26 लाख रुपए कंपनी किसको देगी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। किसके लिए? पर्सनल एक्सपेंडिचर, व्यक्तिगत खर्च के लिए। और 53 लाख रुपए देगी कंपनी जो मुगलों के प्रशासन चलाने का खर्च है उसको पूरा करने के लिए। ये बात एकदम याद हो गया। यही नहीं कहा, मुगल बादशाह ने कहा कि आप ये मत सोचिए कि हमने आपसे कुछ लाभ लिया है, क्योंकि अंग्रेजों का जो इलाहाबाद की संधि में 12 अगस्त में जो सबसे बड़ा षड्यंत्र था वो था, कंपनी ने कहा कि हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या प्राप्त करेंगे? दीवानी। दीवानी दीवानी का मतलब समझते हैं? राजस्व। तो अगर हम प्रावधान की दृष्टि से बात करें तो पहला प्रावधान यह है, याद हो जाएगा सबको। इलाहाबाद की संधि में 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। एकदम दिमाग में बात बैठ गई। दूसरा लाइन ध्यान से सुनेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि आप ये चिंता मत करिए कि हमने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले लिया है तो आपका हम कोई वित्तीय नुकसान करेंगे, क्योंकि अंग्रेज इस बात को जानते थे कि सैद्धांतिक रूप से बंगाल में वसूले गए राजस्व का एक हिस्सा मुगल बादशाह को नजराना के रूप में मिलता है। यह अलग बात है कि बंगाल के नवाब ताकतवर हो गए और उन्होंने देना बंद कर दिया। तो अंग्रेजों ने कहा आप चिंता मत करिए, हम आपको कड़ा और इलाहाबाद का, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र। और कड़ा इलाहाबाद कहां पर है? यह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के अधीन है। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला कौन? अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह को, शुजाउद्दौला मुगल बादशाह को क्या देंगे? कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र। तो अगर हम ऑर्डर पर बात करें तो एक पॉइंट क्लियर है सबको, दूसरा क्लियर है। यहां पर तीसरे में क्या लिखा? ये बात नहीं लिखना है यहां पे। व्यक्तिगत खर्च के लिए कितना? 26 लाख, निजामत के लिए 53 लाख, और लास्ट में लिखना है कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को अपना पेंशनर घोषित किया। और ये लिख चुके हैं आप पहले, ये पहला मुगल बादशाह है जो कंपनी का पेंशन याफ्ता बनेगा। नहीं, इसमें कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया हम लोगों ने? कुछ नहीं, क्योंकि आप एक एक कड़ी पहले से पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको आसान लग रहा है कि हाँ ये बात पहले हुई थी। घटनाओं का भी सीक्वेंस मालूम है आपको। तो कहीं पर भी कहा जाए कि मुगल बादशाह का इलाहाबाद की संधि में, समझौते में क्लाइव के तरफ से क्या क्या कहा गया, तो पहली बात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने प्राप्त किया। दूसरा, कड़ा इलाहाबाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देगा। एकदम क्लियर। तीसरा, मुगल बादशाह के व्यक्तिगत खर्च के लिए 26 लाख रुपए, मुगल बादशाह को निजामत के खर्च के लिए 53 लाख रुपए। और फिर कहा लास्ट में कि जो मुगल बादशाह होगा वो कंपनी के अधीन, कंपनी का पेंशनर माना जाएगा। नहीं याद होगा? और फिर मेरा निवेदन क्या है, घर जाके वीडियो में कान में लीड लगाना है और इसको तब तक सुनना है जब तक कि आप खुद एकदम सामान्य स्थिति में नहीं आ जाते।
क्योंकि ये सब एग्जाम में इतना पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि आप चाहें भी तो आप इससे पिंड नहीं छुड़ा सकते। तो मेरा प्रयास ये है कि आपको कहानी के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से, लिख करके, सुना करके, जैसे भी हो आपको याद कराया जाए। क्योंकि पर्पज यही है कि कितना हमको याद होता है, आप कॉपी में लिख ले, याद ना हो, उसी बोझ में आप दब जाए, ये ठीक नहीं है। एक पार्ट तो क्लियर हुआ। अब इसके दूसरे पार्ट पर आइए। कौन सा? 16 अगस्त को जो अवध के नवाब के साथ होगा, शुजाउद्दौला के साथ, ये क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे। अवध का नवाब तो सोच रहा होगा ये किस मुहूर्त में मीर कासिम मेरे पास आया। ठीक, कई बार कुछ काम का उद्घाटन इतना खराब होता है कि आदमी जीवन भर नहीं समझ पाता कि कब ये बुद्धि खराब हुई और हमने इसमें हाथ डाल दिया। एक एक बात को सुनेंगे। पहला, अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपया युद्ध की क्षतिपूर्ति राशि मांगी। क्या मांगा? 50 लाख रुपया। किस चीज का? क्षतिपूर्ति। कहा देखो तुम्हारे ही उत्पात के कारण यह युद्ध हुआ है, बाकी दो को तो मैं पहले ही पीट चुका था। ठीक, तो युद्ध की क्षतिपूर्ति राशि कितना? 50 लाख। याद हो गया। दूसरा, अवध के नवाब कड़ा और इलाहाबाद किसको देंगे? मुगल बादशाह को। जो अभी आपने लिखा ही था वो यहां पर भी है। तो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र हाथ से गया मुगल बादशाह के लिए। तीसरा, बनारस के जागीरदार, बनारस के जागीरदार, उनका नाम था बलवंत सिंह। क्या नाम था? बलवंत सिंह। उनकी जागीरदारी पक्की कर दी बलवंत सिंह की। इसका मतलब कि बनारस की जागीरदारी भी अवध के नवाब से बाहर गई। इसके बाद अंग्रेजों ने चुनार का किला, चुनार है मिर्जापुर में, चुनार के किले पर अंग्रेजों का नियंत्रण घोषित किया गया। अंग्रेजों का नियंत्रण, अंग्रेजों का नियंत्रण। ठीक है, चुनार के किले पर अंग्रेजों का नियंत्रण घोषित किया गया। और लास्ट में अंग्रेजों ने एक लाइन और जोड़ दिया, कहा देखो अब अवध पर कोई हमला करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। बताइए, चोर उचक्के ही कह रहे हैं कि हम सुरक्षा करेंगे। ठीक, तो अंग्रेज अवध पर बाहरी हमले के समय नवाब का साथ देंगे। यही बात थी, नवाब का साथ देंगे, साथ देंगे। ठीक, अब आप सोचिए, जब आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इतना कठोरता से क्यों अवध के साथ, कहां मुगल बादशाह को दे रहे हैं और कहां किसे छीन रहे हैं? अवध के नवाब से। तो सवाल है कि अवध के नवाब के साथ इतना व्यवहार खराब क्यों? और सोचिए इसका कितना घाटा हुआ। लड़ाई में सेना इसी की गई थी, तो भारी नुकसान तो युद्ध में ही हो गया था, बक्सर में नहीं हुआ था। तो बक्सर में नुकसान हुआ 1, 50 लाख गया 2, बनारस की जागीरदारी गई 3। ठीक, फिर चुनार का किला गया 4, कड़ा इलाहाबाद गया। ठीक, अब जब आप सोचेंगे तो इतना कठोर व्यवहार अवध नवाब साथ क्यों किया गया, तो इसके लिए अवध का नवाब ही जिम्मेदार है। क्योंकि अवध भी क्या था, बहुत फर्टाइल एरिया था। तो जो अवध का नवाब है ये कूद कूद करके जब भी कोई मोर्चा बनता था तो पैसा लेके पहुंच जाता था। ठीक, 1761 में पानीपत का युद्ध होगा, उसमें भी ये जाएगा। तो
तो अंग्रेज समझ गए थे कि अगर इसकी आर्थिक कमर नहीं तोड़ी गई या इसको खौफ में नहीं दिया गया तो फिर अंग्रेजों के खिलाफ कोई मोर्चा बनेगा तो ये पैसा लेके पहुंच जाएगा। तो अंग्रेजों ने इसको ऐसा दहशत दिया कि रात के 12 बजे सपने में भी कोई आके कहे कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना है तो ये कहेगा दिमाग खराब है, पहले का ही दर्द भूला नहीं है। अब आपके समझ में आ गया? तो इसीलिए अंग्रेज बहुत दूर की सोच के साथ किसी कार्यक्रम को करते थे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।